नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। JFS1 ऑफ इट्स काइंड यूट्यूब चैनल और इसके फेसबुक पेज पर आपका खैर मकदम है। क्लास 8th मॉडल पेपर्स की एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में आज हम साइंस पेपर पर बात करेंगे, जिसके लिए मैं दावत देना चाहूँगा साइंस एक्सपर्ट मोहतरम फैयाज़ अहमद मीर साहब से। वाज़ेह है कि ये सीरीज़ SCERT कश्मीर डिवीज़न के इश्तराक से पेश की जा रही है। नाज़रीन, मेरी मोतबाना गुजारिश हमारे असातिज़ा किराम और वालिदैन हज़रात से है कि ये वीडियो सीरीज़ अपने बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें इस एग्ज़ाम के बारे में पता चले और इन पेपर्स के बारे में पता चले, उन्हें कम से कम वो एग्ज़ामिनेशन का डर जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SCERT कश्मीर डिवीज़न की तरफ से जो मॉडल पेपर्स बनाए गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ के तहत मैं आपके सामने आज साइंस पेपर पेश करने जा रहा हूं। ये पेपर्स NEP 2020 और SBA के तहत बनाए गए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये एक मॉडल पेपर है क्लास 8th के लिए जो SCERT ने तैयार किया है। ध्यान रहे कि ये मॉडल पेपर है, ये रियल पेपर नहीं है कि आप यही पेपर आपको एग्जामिनेशन में आएगा, बल्कि इस तर्ज पे आपको पेपर आएंगे। ये SCERT ने तैयार किया है। तो चले हम देखेंगे किस तरह के, किस पैटर्न के क्वेश्चंस हमें इसमें दिखाई देंगे। ये आप देखिए सब्जेक्ट साइंस से मैक्सिमम मार्क जो है वो 40 है। टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का होगा। चले देखते हैं इसमें किस पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप गौर कीजिए कि साइंस पेपर जो है वो 4 सेक्शंस का होगा। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तीसरा सेक्शन वो होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और लास्ट सेक्शन जो होगा सेक्शन D, उसमें होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला जो हमारे सामने है यह है सेक्शन A, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ऐसे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। पहला जो सवाल यहां पर है वो है ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन इट इज वर्किंग विद द हेल्प ऑफ द गिवन फिगर्स। ये सवाल कह रहा है कि आपको एक लेबल्ड डायग्राम बनानी है ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई बनानी है और साथ ही साथ उनके नाम लिखने हैं, कहां पर कौन कौन सा हिस्सा ह्यूमन आई का आता है। फिर यहां पर आपकी मदद के लिए कुछ एरोज बनाए गए हैं, उनमें ह्यूमन आई के रिलेटेड फंक्शंस दिए गए हैं। आपको इन फंक्शंस के ऊपर 2-2 सेंटेंस में आंसर लिखना है। मिसाल के तौर पर लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। जो लाइट है वो आंखों में चली जाती है हमारे कॉर्निया के बीच में से। इस पे आपको 2 सेंटेंस में आंसर देना है। इसी तरह दूसरे यहां पर आपके यहां पर जो दिए गए हैं एरोज, वो भी आपको मदद करेंगे कि आपको किस किस फंक्शन के रिलेटेड क्या क्या लिखना है। तो आगे बढ़ते हुए यहां पर अगर आपको लगेगा कि मुझे फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है, तो आपको यहां पर चॉइस दी गई है और लिखा गया है। आप उसके बदले यहां पर दूसरा सवाल लिख सकते हो। यहां पर दूसरा सवाल क्या है, 2 मिरर्स M dash and M dash meet at right angles. An incident ray falls on M dash at an angle of 40 degree as shown in the figure below. यहां पर आप देखिए, यहां पर एक फिगर बनाई गई है। यहां पर 2 मिरर्स लिए गए हैं। यहां पर M dash एक मिरर है, दूसरा है M dash मिरर। इनको परपेंडिकुलरली रखा गया है। यहां पर M डैश क्यों लिया गया है, क्योंकि M जो इसका भी आता है पॉइंट, एंड पॉइंट, और इस मिरर का भी एंड पॉइंट आता है, इसलिए इसको नाम रखा गया है M डैश। तो यहां पर एक इंसिडेंट रे आती है जो M डैश मिरर पे इंसिडेंट होके नॉर्मल के साथ 40 डिग्री एंगल बनाती है। अब यह डायग्राम आपको समझनी है। इसी के रिलेटेड नीचे एक एक मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया होगा। आपको जब ये डायग्राम समझोगे फिर उनको आपको आंसर देना है, तो बड़ी आसानी के साथ आप आंसर दे सकते। प्यारे बच्चों, यहां पर मैं ये बात आपसे शेयर करता चलूं कि एग्जाम में यही डायग्राम नहीं होगी, बल्कि डायग्राम किसी और टॉपिक पर भी होगी। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डायग्राम के रिलेटेड भी सवाल आएगा और फिर उस सवाल में नीचे दिए गए होंगे एक एक मार्क्स के सवाल आएंगे। तो पहला पार्ट इसी डायग्राम के रिलेटेड क्या है, देखिए। ए पार्ट,
what is the angle of reflection of the ray incident on n m dash at an angle of 40 degree। ये पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट इस सवाल का, वो कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा उस इंसिडेंट रे का जो एन एम डैश पे पड़ी। ये इंसिडेंट रे इस मिरर पे पड़ी, जब ये इस पे पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, जो रिफ्लेक्ट लाइट यहां से निकलेगी उसका एंगल क्या होगा यहां पर आपको बताना है। जैसा कि हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल I अगर 40 डिग्री है तो एंगल R भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री का। अब दूसरा पार्ट जो इसका है, एट विच एंगल द रे रिफ्लेक्टेड बाय एन एम डैश इज इंसिडेंट ऑन एन एम। जब यहां से इस मिरर से एन एम डैश मिरर से एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जब जाएगी तो इस एम एम डैश मिरर पे वो इंसिडेंट रे बनेगी, तो वो किस डिग्री पे इस पे इंसिडेंट होगी वो आपको बोलना है। इसी तरह उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ड्रा द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम एन एम डैश। अब यहां पर आपको इसी डायग्राम में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, इंसिडेंट रे तो दी हुई है, यहां पर आपको रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। फिर दूसरा पार्ट जो है वो है ड्रा द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम एम एम डैश। अब जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट इस पे पड़ेगी वो इंसिडेंट रे बनेगी, फिर वो वहां से रिफ्लेक्ट होगी, आपको वो वाली रिफ्लेक्टेड रे भी बनानी है। उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है इस सवाल का वो है, इफ एन ऑब्जेक्ट ए इज प्लेस्ड बिटवीन दीज टू मिरर्स हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए आर फॉर्म्ड। अगर हम इन्हीं दो मिरर्स के दरमियान किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी, ये आपने पढ़ा है, आपको इसका आंसर लिखना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैच क्वेश्चन होगा। यहां पर आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। जैसा कि यहां पर एक एग्जांपल है, यहां पर ये एग्जांपल है लेकिन आपके एग्जाम में कुछ और एग्जांपल होगी। यहां पर पहला जो कॉलम ए और कॉलम बी है, कॉलम ए में लिखा है फीमेल गैमेटिस। फीमेल गैमेटिस के रिलेटेड यहां पर कौन सी टर्म होगी वो आपको देखनी है। स्पर्म डक्ट तो नहीं आएगा, उसमें ओवा आएगा, क्योंकि फीमेल गैमेटिस को हम बोलते हैं ओवा या एग्स। इसी के रिलेटेड दूसरे भी यहाँ पर टर्म्स है, उन्हीं के रिलेटेड यहाँ पर कॉलम बी को आपको देखना है क्या लगेगा, मैच करना है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये ए पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, बी पार्ट भी होगा। बी पार्ट इसका है, डिस्कस बडिंग इज वन ऑफ द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द गिवन फिगर। आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकता है। मिसाल है उसमें बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। यहां पर आपको डायग्राम्स दी हुई है, यहां पर इमेजेस दी हुई है, इन्हीं इमेजेस को देख के आपको बडिंग के ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है। जैसा कि पेरेंट हाइड्रा, उसमें जब बल्ज पैदा होता है फिर कैसे बड़ बन जाता है, फिर न्यू हाइड्रा कैसे डेवलप होता है, फिर ये न्यूली फॉर्मड हाइड्रा कैसे सेपरेट होता है अपने पेरेंट हाइड्रा से, इसी के बारे में आपको 2, 4, 5 सेंटेंस में आंसर देना है। अब प्यारे बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट का भी आर पार्ट है। आर पार्ट क्या है, ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू एम्ब्रियो। आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है ह्यूमन्स में, फिर जाइगोट और एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, आपको उसके बारे में यहां पर फ्लो चार्ट बनाना है। इस तरह से आपका जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स हो गए, तो पहले सेक्शन में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको एक पैसेज जैसी आएगी, तो आपको उस पैसेज को समझना है, फिर नीचे एक चार्ट बनाया दिया गया होगा, उसमें से आपको अपना आंसर लिखना है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपके साइंस में भी पैसेज आएगी, पैसेज को पढ़ना है, समझना है, फिर नीचे चार्ट दिया गया होगा, उस चार्ट को आपको अपने पेपर पे उतारना है और वहां पर आपको कॉलम्स में से अपना आंसर लिखना है।
तो यहाँ पर एक पैसेज दी गई है वाटर और उसके पोल्यूशन के रिलेटेड। यहाँ पर फिर एक चार्ट बनाया गया है, आपको ये पैसेज पढ़ के समझनी है, चार्ट अपने आंसर शीट पे बनाना है, फिर आपको उसका आंसर इसमें से लिखना है। सीरियल नंबर 1 पे लिखा है सोर्स, फिर प्लेस और कलर, स्मेल और टेस्ट, ये सारे कॉलम्स है। जैसे कि सीरियल नंबर 1 पे लिखा है ड्रिंकिंग वाटर इन होम, हमारे घरों में जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है। अगर कलर गुड हुआ तो वह अच्छा पानी है, पीने के लिए लायक है, स्मेल अच्छी हुई तो अच्छा पानी है, टेस्ट अच्छा हुआ तो अच्छा पानी है। तो आपको यहाँ पर एक और कॉलम अपने आंसर शीट पे ऐड करना है जहाँ पर आप रिमार्क्स लिखोगे कि ये वाटर पोल्यूटेड है कि नॉन पोल्यूटेड है। अगर पोल्यूटेड है तो आपको फिर नीचे लिखना है रीजन वो पोल्यूटेड क्यों है, और अगर वो नॉन पोल्यूटेड है तो आपको ये लिखना है कि आप उसको सेव कैसे करते हो। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा भी है ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल, तीसरा है वाटर ऑफ एनी नियर बाय स्प्रिंग, वाटर ऑफ एनी स्ट्रीम इन योर एरिया। अच्छा होगा तो गुड लिखोगे, खराब हुआ तो बैड लिखोगे, अच्छी स्मेल होगी तो गुड लिखोगे, अच्छी स्मेल नहीं होगी तो बैड लिखोगे, अच्छा टेस्ट होगा तो गुड लिखोगे, अच्छा टेस्ट नहीं होगा तो बैड लिखोगे। तो चलिए अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी और क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है नेम 3 लिक्विड्स which when tested in a manner shown in a figure below may cause a magnetic needle to deflect। आपको पता है हम टेस्ट करते हैं लिक्विड्स का ये जानने के लिए कि उनमें आयन्स है कि नहीं है। जिसमें आयन्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, जिसमें नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए आपको ये सर्किट बनाना है। यहाँ पर एक कंटेनर में आपको लिक्विड लेना है, फिर यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल जो है अगर वो डिफ्लेक्ट हो गई तो समझना है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। यहां पर सवाल है कि आपको 3 ऐसे लिक्विड्स का नाम लिखना है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से आपको और 2 एग्जांपल्स देने हैं तो खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऑब्जर्व द ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स ऑन द स्प्रिंग बैलेंस एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गिवन बिलो। Why the magnitude of dynamic friction is slightly less than the magnitude of limiting friction। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं डायनेमिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर रेस्ट में हो, उसको अगर हम फोर्स लगाएंगे मूव कराने के लिए तो वहां पर फोर्स हमें ज्यादा लगता है। डायनेमिक फ्रिक्शन तब होती है जब एक चीज दूसरे चीज पे मूव करता होता है, तो वहां पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वहां पर हमें कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो ये सवाल जो कह रहा है, यहां पर एक ग्राफ है, ग्राफ में एक साइड से लिखा है जो एक्स एक्सिस है वहां पर लिखा है अप्लाइड फोर्स, जो वाई एक्सिस है वहां पर लिखा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर दिया गया है स्टेट फ्रिक्शन, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको बोलना है कि डायनेमिक फ्रिक्शन क्यों कम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको इस ग्राफ को समझना है तभी आप इस ग्राफ को आंसर अच्छे से दे पाओगे। चले अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। यहां पर क्रॉसवर्ड पजल नीचे दी गई हुई है, आपको वहां पर हिंट्स के रिलेटेड आंसर्स देने हैं। उसमें अक्रॉस भी आपको जाना है, अक्रॉस मीन्स लेफ्ट टू राइट, और फिर डाउन भी जाना है, डाउन मीन्स फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो मिसाल के तौर पर यहां पर हम पहले देखेंगे क्रॉसवर्ड पजल कैसी है। यहां पर देखिए आप क्रॉसवर्ड पजल कैसी है, फिर हम ऊपर जाएंगे वापस, वहां पर हम अक्रॉस देखेंगे। पहला सेंटेंस क्या बोलता है, वो बोलता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर हम अक्रॉस में देखेंगे क्रॉसवर्ड पजल में क्या आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो पहला सेंटेंस था 1 लिखा है, तो एफ भी लिखा है। अब एफ से कौन सा वर्ड शुरू होता है जो 2 गैमेट्स के मिलाप को बताता है, वो है फर्टिलाइजेशन। यहां पर लिखा है एफ, तो लिखना है हमें ERT, लिखा है ILIZATIO लिखा है तो N लिखना है, तो वो बन गया फर्टिलाइजेशन। ये हमारे पहले सेंटेंस का, पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ अक्रॉस में। अब हम आते हैं अक्रॉस में दूसरे क्वेश्चन पर, वो है द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हेन।
हैन में फर्टिलाइजेशन किस तरह की होती है? आपको पता है फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हैन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो हम क्रॉसवर्ड जो पजल है उसको देखेंगे। हमारा 6th पार्ट कहाँ पे आता है? 6th पार्ट हमारा यहाँ पे आता है। जो इंटरनल है उसका आई लिखा है, फिर हमें बाकी लेटर्स लिख के इसको कंप्लीट करना है। आई लिखा है INTERNAL, इंटरनल। बस इतना ही लिखना है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं दूसरे सेक्शन की ओर, जो इसका है वो है डाउन। डाउन में अगर हम पहला जो नंबर है क्वेश्चन का, हालांकि सीरियल नंबर वो 2 है, लेकिन डाउन में वो पहला क्वेश्चन आएगा। सीरियल नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वहां पर लिखा है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म बनते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं वो आपने पढ़ा होगा और उसका आंसर यहां पर डाउन में दिया गया होगा। सीरियल नंबर कौन सा है? 2। तो 2 का है यहां पर है 2। 2 में टी लिखा है, तो हमें दूसरे लेटर ढूंढ के इसको कंप्लीट करना है। टेस्टीज है इसका नाम, तो हम देखेंगे तो टी लिखा है, 2 सीरियल नंबर 2 के क्वेश्चन पे टी लिखा है। अब हमें कंप्लीट करना है TES, टेस्टीज है इसका नाम। तो चलिए इसी तरह आपको ये करना है। हम क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास सेक्शन सी आ गया, जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ऊपर जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे उनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3-3 मार्क्स का। टोटल में आपको सेक्शन बी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें 12 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से सेक्शन सी में लिखना है आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर। यहां पर आपको डू एनी 4, आपको 4 ही करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर कैन मेक ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइफ थ्रेटनिंग कमेंट। जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, आपने पढ़ा है। अब उसमें आपको कमेंट करना है, यानी कि 2-4 सेंटेंस में उसका आंसर लिखना है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8, अस्मा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय यूजिंग ए पोटैटो एज शोन बिलो। कैन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? इफ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट appeared on the potato around the left wire, then which is the negative terminal of the battery used in the circuit? यहां पर डायग्राम दी हुई है। यहां पर पोटैटो में 2 टर्मिनल्स डाल दिए गए हैं। फिर यहां पर सर्किट कंप्लीट करके आपको देखना है क्या पोटैटो में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कि नहीं होती है। और जो ये ग्रीन स्पॉट बनता है, ग्रीन स्पॉट बनने के बाद आपको ये बोलना है कि नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है और पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है। फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, Why you cannot see objects in a dark room? दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का है वो है हम अंधेरे रूम में चीजों को क्यों नहीं देख पाते हैं, ये आपको जवाब देना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, What is the nature of image formed by a plane mirror? प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसका नेचर क्या होता है? वर्चुअल होती है कि रियल? आपको पता है, वो लिखना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11, Why is sewing machine often oiled? हम सिलाई मशीन को अक्सर तेल क्यों डालते हैं, यह आपको आंसर लिखना है। आप पहुंचते हैं हम सेक्शन डी पे, जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहले यहां पर ध्यान रखें बेटा, यहां पर आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होते हैं और टोटल में आपको मार्क्स 8 मिलेंगे सेक्शन सी के लिए। तो अब सेक्शन डी में आपको देखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 2 तरह के होंगे, एक होगा फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरा जो होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या, मिसाल के तौर पर सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट आर कॉल्ड। हमारे रेटिना पे 2 तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स, और दोनों सेल्स जो है वो अलग अलग जगह पर सेंसिटिव होते हैं। ब्राइट लाइट में एक किस्म की सेल जो है वो सेंसिटिव होती है और डार्क टाइम पे हमारे दूसरे टाइप की सेल सेंसिटिव होती है। आपको बोलना है यहाँ पर ब्राइट लाइट में कौन सी सेल्स हमारी सेंसिटिव होती है, वो लिखना है। इसी तरह से दूसरे भी यहाँ पर आपको मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, वो पूरे करने हैं। अब
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन डी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपने देखा पहला होता है फिल द ब्लैंक्स वाला, फिर है उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले सवाल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन यहां पर शेयर करूंगा। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इज, जब फ्रिक्शन होती है तो उसकी एक खामी क्या होती है वो यहां पर लिखनी है। यहां पर लिखा है इट एनेबल्स अस टू वॉक ऑन ग्राउंड, ये तो इसकी एडवांटेज हो गई, फायदा हो गया इसका। इट काजेज मैच स्टिक टू लिट अप, ये मैच स्टिक जलाने में काम आती है, वो भी तो फायदा हो गया फ्रिक्शन का। इट काजेज वियर एंड टियर इन मशीन्स, इससे मशीनें घिस जाती हैं। तो हमें लगता है इसका सही आंसर यही है। इसी तरह से आपको दूसरे क्वेश्चन भी मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो आप देखोगे उनका सही आंसर वो लिखोगे, तो इस तरह से आपका साइंस जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम फिर उनके रिलेटेड वीडियोज़ आपके सामने पेश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।